जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आपके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है और बॉटनी ऑनर्स पार्ट 3 के लिए जो ओल्ड सेशन वाले बच्चे हैं 2022 से लेकर के 25 वाला जो आपका फाइनल एग्जामिनेशंस होने वाला है। और इसमें जो है आपके पेपर 5 में जो आपका ग्रुप बी आता है ना, बायोकेमिस्ट्री आता है और इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है आपका इंजाइम्स है। इंजाइम्स जो है इनका हम लोग परिचय जानेंगे, क्या इंट्रोडक्शंस है, इनके क्या गुण है, इनका वर्गीकरण देखेंगे और इनकी क्रियाविधि के साथ साथ जो है इंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है वे भाई बंधु भी जो है इन चीज़ों के बारे में सीख सके। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं इंजाइम्स क्या होता है, इंट्रोडक्शंस देखेंगे और साथ साथ इंजाइम्स के क्या गुण लक्षण होते हैं यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि इंजाइम्स जो होता है ना वह प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं। क्या होते हैं? इंजाइम्स जो होता है वह क्या होते हैं? प्रोटीन्स के जटिल अणु होते हैं जो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? आपके कार्बनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। चूँकि इंजाइम्स जो होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो शरीर के सामान्य ताप पर होने वाली जो आपके जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब जो इंजाइम्स होता है वह स्वाभाविक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं और ये जटिल अणु होते हैं। और इंजाइम्स जो होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के सामान्य ताप पर क्या होता है? जो शरीर के सामान्य तापक्रम पर क्या होता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वह खुद अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब कि वह क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया की गति को तो बढ़ा सकता है लेकिन वह स्वयं क्या रहता है? अनएफेक्टेड होता है, अपरिवर्तित होता है। समझ गए? चलिए, इस वजह से ना इंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट कहते हैं। ये जो आपके इंजाइम्स होते हैं यह क्या करते हैं? सामान्य ताप पर जो है रासायनिक अभिक्रिया की गति को तो बढ़ाते हैं लेकिन यह स्वयं क्या रहता है? अनएफेक्टेड रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहे? बायोकैटलिस्ट कह दिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं इंजाइम्स जो होता है, इंजाइम्स जो है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, इन और जाइम्स। इन का मतलब होता है में और जाइम का मतलब होता है इष्ट। यहाँ पर जो है इंजाइम शब्द जो होता है, इंजाइम शब्द जो है यह विलियम कोहने के द्वारा जो है ना 1970 ईस्वी में दिया गया था। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि इंजाइम शब्द किसने दिया तो हम लोग कहेंगे कि इंजाइम शब्द जो है विलियम कोहने नाम के वैज्ञानिक ने 1877 ईस्वी में दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इंजाइम्स की जो खोज की गई थी 1833 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक पेयन तथा पर्सन द्वारा डाइजेस्टिव इंजाइम्स की खोज की गई थी जो प्रथम इंजाइम्स था। और ये मुख्यतः क्या करते थे? स्टार्च को शुगर में तोड़ता था। तो पहला जो इंजाइम्स आया था, जो डिस्कवरी करी गई थी, वह फ्रांसीसी वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, यानी कि आपके पेयर्स तथा पर्सन्स के द्वारा की गई थी। और डाइजेस्टिव इंजाइम्स के बारे में सबसे पता लगाया गया था। और प्रथम इंजाइम्स जो था वह मुख्यतः क्या करते थे? स्टार्च को शुगर में तोड़ता था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंजाइम्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, गुण होते हैं। तो पहला हम लोग देखें कि सभी इंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, यानी कि सभी इंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट्स है कि यह रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस की गति को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखें कि इंजाइम्स की प्रतिक्रिया रिवर्सेबल होती हैं, यानी कि यह क्या हो सकता है? रिवर्सेबल हो सकती हैं, यानी वापस आ सकती हैं। चलिए अगला देखें कि रिएक्शंस के बाद भी इंजाइम्स क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो यहाँ पर क्या होता है? रिएक्शंस के बाद भी इंजाइम्स जो होते हैं ना वह अनएफेक्टेड रहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट्स कि इंजाइम्स की थोड़ी सी मात्रा
अनिश्चित काल तक अभिक्रिया को प्रेरित करने में सक्षम होती हैं। कहने का मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, इसमें अगर एंजाइम्स की अगर थोड़ी सी भी मात्रा डाल दी जाए, मिला दी जाए, तो क्या होगा, एंजाइम्स को यह क्या करेगा, लंबे समय तक जो है प्रेरित करते रहेगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखें कि यह एक एंजाइम्स का एक विशिष्ट क्या होता है, सबस्ट्रेट से जुड़ना होता है। कहने का मतलब कि एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं ना, एक ही सबस्ट्रेट से जुड़ते हैं, जिसे हम लोग एंजाइम की क्या कहते हैं, स्पेसिटी यानी विशिष्टता कहते हैं। चलिए अगला हम लोग देखें कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि एंजाइम्स जो होता है वह प्रोटीन्स के बने होते हैं, और बनने होने के कारण जो है यह अत्यधिक ताप, अम्ल, अधिक लवणता पर डीनेचर कर जाते हैं। कहने का मतलब कि जो एंजाइम्स जो बना होता है ना, वह प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन्स के बने होने के कारण ना यह अत्यधिक ताप, अम्ल, अधिक लवणता पर क्या हो जाते हैं, विकृतित हो जाते हैं, यानी कि डीनेचर कर जाते हैं। यह क्या करते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं ना। चलिए अगला हम लोग देखें कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि जितने भी सारे एंजाइम्स होते हैं वह प्रोटीन्स के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। तो ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते। चलिए हम लोग अगला देखें कि इसके प्रत्येक मॉलिक्यूल्स पर एक्टिव साइट्स होता है। कहने का मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, इसके प्रत्येक मॉलिक्यूल्स पर क्या होते हैं, सक्रिय स्थल होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस, यानी कि एंजाइम्स का जो वर्गीकरण किया गया है, कितने ग्रुप्स में किया गया है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी कि IUB, और ये याद रखिएगा IUB का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री होता है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो IUB ने अभिक्रिया तथा एनर्जी की विशिष्टता के आधार पर ना एंजाइम्स को 6 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा, 6 वर्गों में बांटा, जिसमें से हम लोगों का पहला है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है, यानी कि इसमें क्या होता है, ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है इसमें क्या होना है, ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है ना, इस इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। दूसरा है आपका ट्रांसफरेज। क्या है, ट्रांसफरेज, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। कहने का मतलब यहाँ क्या होता है, सक्रिय जो समूह होता है उनका स्थानांतरण होता है। आगे देखें हाइड्रोलेज है। क्या है, हाइड्रोलेज, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक्स बॉन्ड्स बाय एडिंग वाटर, यानी कि जब जल जुड़ता है ना तो यहाँ पर बंधन क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। लाइजेज है, यानी हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन होता है। आइसोमरेज में क्या होता है, रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स विद ए मॉलिक्यूल्स होता है। उसके बाद देखा लाइगेजेस, यह क्या करता है, ज्वाइन 2 मॉलिक्यूल्स टुगेदर विथ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एंजाइम्स जो होते हैं वह जो है 6 क्लास में डिवाइड करा गया है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएजेज, आइसोमरेज और लाइगेजेस। तो ये आपके क्या हैं, एंजाइम्स के क्लासेस हैं। और इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो याद रखने के लिए जो है यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि ओ थोड़ा हंस ले, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिएगा, ओ थोड़ा हंस ले इनोसेंट लड़की। तो इस तरह से अगर हम लोग याद रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है नाम रख सकते हैं याद। ओह माने क्या होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या है, ओह से याद रखेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज याद रखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा से क्या याद रखेंगे, ट्रांसफरेज, है ना। थोड़ा से क्या याद रखेंगे, ट्रांसफरेज। हस से क्या याद रखेंगे, हाइड्रोलेज। लाई से लाइजेज। इनोसेंट से आइसोमरेज, और लड़की से क्या याद रखेंगे, लाइगेजेस। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज और लाइगेजेस। तो ये सब के सब के हैं हम लोग के एंजाइम्स के वर्ग हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन से जो हैं गुण होते हैं जिसके आधार पर इसका हम लोग नामकरण करते हैं। तो पहला है हम लोगों का ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होता है, एंजाइम्स के इस वर्ग में
ऐसे एंजाइम्स आते हैं, यानी कि ऑक्सीडोरिडक्टेज जो होता है इस वर्ग में ऐसे एंजाइम्स रखे जाते हैं जो दो क्रियाधारों यानी कि सबस्ट्रेट के बीच ना ऑक्सीकरण तथा अवकरण, कहने का मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया को पूरा करते हैं और इस अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर्स होता है। तो इस स्थिति में क्या कहते हैं हम लोग उसको, ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं। दूसरा देखें ट्रांसफरेज, क्या है, ट्रांसफरेज। तो वैसे एंजाइम्स जो दो क्रियाधारों यानी सबस्ट्रेट के बीच क्रियात्मक समूह के स्थानांतरण का कार्य करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफरेज एंजाइम्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा हाइड्रोलेज है। यहाँ पर क्या होता है कि ये एंजाइम्स जल की सहायता से सबस्ट्रेट को अपघटित करने वाली क्रिया को या अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। जैसे इसका जो उपवर्ग है, सब क्लास है, लाइपेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा हाइड्रोलेज क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एंजाइम्स जल की सहायता से सबस्ट्रेट को अपघटित करने वाली अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं, जैसे लाइपेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा लाइएजेज है। तो इसमें क्या होता है कि ये एंजाइम्स बिना जल अपघटन के ही सबस्ट्रेट से फंक्शनल ग्रुप के निष्कासन का कार्य करते हैं, यानी कि लाइएजेज जो होता है यह फंक्शनल ग्रुप का क्या करता है, रिमूव करता है। तो इसमें जो है आपके वर्ग के एंजाइम जैसे सबस्ट्रेट के CC, CO और CnCS जो है सी हैलाइड्स बॉन्ड्स पर क्या होते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे आपका जो है एल्डोलेज है, फ्यूमरेज है, हिस्टिडेज है, ये सब के सब क्या हैं, लाइजेज एंजाइम्स के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग देखें आगे क्या है, आइसोमरेज। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि ऐसे एंजाइम्स जो क्या होता है, अंतरा आणविक परिवर्तन के फलस्वरूप आइसोमर्स अर्थात समस्थानिक अणुओं के निर्माण करने वाली रिएक्शंस को प्रेरित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमरेज कहते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज है, ये क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो अंतराण्विक क्या करते हैं, परिवर्तन के फलस्वरूप आइसोमर्स अथवा समस्थानिक अणुओं के निर्माण करने वाली रिएक्शंस को प्रेरित करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाइजेज यानी लास्ट जो है आपका एंजाइम्स का वर्ग। तो इसे हम लोग जो है ना सिंथेटेज एंजाइम्स भी कहते हैं। आपका लाइगेज जो एंजाइम्स होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटेज एंजाइम्स भी कहते हैं। ऐसे एंजाइम्स जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जो ATP के पायरोफॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से उत्पन्न एनर्जी की सहायता से करने वाली अभिक्रिया को प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइगेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एंजाइम्स को जो है हम लोग क्या करते हैं, 6 क्लास में बांटते हैं और ये 6 क्लास हम लोगों का क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ट्रांसफरेज है, हाइड्रोलेज है, लाइएजेज है, आइसोमरेज हैं और लाइगेज हैं। और इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, ओ थोड़ा हंसले इनोसेंट लड़की। तो इस तरह से ध्यान में रखना, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएजेज, आइसोमरेज और लाइगेजेस। तो एंजाइम्स का जो है ये क्लास है। अब हम लोग देखते हैं आगे जो हम लोगों का है, जैसे आइसोमरेज है, लाइगेजेस है, तो इस तरह से हम लोग का वर्ग था। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम्स की जो क्रियाविधि हैं जो है इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि एंजाइम्स की क्रियाशीलता एक क्या है, चरणबद्ध संरचना है या चरणबद्ध या सीक्वेंशियल स्टेप्स में संपन्न होता है। कहने का मतलब कि एंजाइम्स की जो क्रियाविधि होती हैं यह क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें पहला कि सर्वप्रथम एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट यानी एंजाइम्स और
सबस्ट्रेट जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यह क्या करता है, सर्वप्रथम एंजाइम्स और सबस्ट्रेट ये दोनों आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर क्या होता है, जो एंजाइम्स एवं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कि सक्रिय स्थल के संपर्क के कारण आकार और बंधनों में क्या होता है, पुनः निर्माण होता है, जिसके कारण अभिक्रिया होने लगती हैं। तो यहाँ पर हम लोग आइए समझते हैं डायग्राम्स में कि जैसे जो है यहाँ पर क्या है, हम लोग का ये एंजाइम्स है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। जैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे तो एक्टिव साइट्स क्या होगा, यानी कि जो सक्रिय स्थल है इसमें क्या करेगा, जो बाइंडिंग करेगा सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का बाइंड करेगा, जुड़ेगा और ये क्या करेंगे, नए उत्पाद बनाएंगे और पुनः ये क्या करेंगे, जाएंगे रिलीज कर जाएंगे। यानी कि ये जो आपका जो है क्या है, एंजाइम्स हैं, ये जो आपका एंजाइम्स है यह क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है और फाइनल क्या होता है, ये जो नए प्रोडक्ट्स या उत्पाद क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखें कि सबस्ट्रेट के कुछ बंधन टूट जाते हैं या एक से अधिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जब क्या होता है, एक एंजाइम्स और जो आने वाले सबस्ट्रेट होते हैं इसके साथ जुड़ते हैं एक्टिव साइट से, और क्या होता है, जब प्रोडक्ट्स बन जाता है तो फिर जो है यह क्या होता है, एंजाइम से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि सबस्ट्रेट के कुछ बंधन टूटते हैं या एक से अधिक सबस्ट्रेट की उपस्थिति में जुड़ते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एंजाइम्स प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट्स बनने के बाद एंजाइम्स क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट मिले तो एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स क्या कर गए, फॉर्मेशंस हो गए। चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं एंजाइम्स इनहिबिटर्स क्या होता है, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम्स की सक्रियता को कम कर देता है या सक्रियता को रोक देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम्स इनहिबिटर्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंजाइम्स ए है, एंजाइम्स बी है, और अगर ये क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपका इनहिबिटर्स अगर क्या हो जाता है, बाइंड करता है, तो फिर जो है ये सबस्ट्रेट को आने नहीं देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, सक्रियता को कम कर देता है या सक्रियता को रोक देता है। तो इस तरह से क्या कहलाता है, ये एंजाइम्स इनहिबिटर्स कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एंजाइम्स की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पहला जो हम लोगों का है कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो एंजाइम्स क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। जैसे हम लोग का टेम्परेचर्स है, यानी कि तापमान है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक एंजाइम्स एक अनुकूल तापमान पर कार्य करता है। कहने का मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, वह एक क्या होता है, निश्चित तापमान पर ही क्या होता है, फंक्शनल होता है, कार्यरत होता है। जो नियत तापमान पर एंजाइम्स की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती हैं। कहने का मतलब कि जो नियत तापमान होता है ना, उस तापमान पर क्या होता है, एंजाइम्स सक्रिय होते हैं, और अनुकूलतम तापमान से ज़्यादा होने पर एंजाइम्स विकृत होने लगते हैं। और हम लोगों ने पहले देखा था कि एंजाइम्स जो होते हैं वह प्रोटीन से बने होते हैं, और अगर टेम्परेचर्स बढ़ा दिया जाए तो ये क्या कर जाएंगे, डीनेचर कर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से यह काम करना बंद कर देता है। तो अधिकांशतः एंजाइम्स जो होते हैं 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच क्या करता है, सक्रिय रहता है या कार्य करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा कि यहाँ पर जो है पीएच का प्रभाव होता है, इफेक्ट्स ऑफ पीएच होता है। तो अधिकांशतः एंजाइम्स जो होते हैं 5 से 9 पीएच के मध्य में क्या होता है, फंक्शनल होता है, यानी सक्रिय होता है। प्रत्येक एंजाइम्स का अपना विशिष्टतम पीएच होता है, और इस पीएच से कम या अधिक होने पर क्रिया की दर क्या हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के अभिकारक का प्रभाव। अभिकारक का प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ सबस्ट्रेट। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्रारंभ में सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाने पर क्रिया की दर में बढ़ोतरी होती है। कहने का मतलब कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस में सबस्ट्रेट यानी अभिकारक की मात्रा को बढ़ाएंगे ना, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या होती जाएगी।
तो दर क्या होती चली जाएगी, बढ़ोतरी होती चली जाएगी। लेकिन एक सीमा के बाद सबस्ट्रेट की सांद्रता अधिक होने पर ना क्रिया पर इसका क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रारंभिक अवस्था में क्रिया की दर तथा सबस्ट्रेट की मात्रा के समानुपाती होती हैं। कहने का मतलब कि प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है ना वह सबस्ट्रेट की मात्रा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि अगर सबस्ट्रेट की मात्रा हम लोग बढ़ाते जाएंगे ना तो क्या होगा, जो रिएक्शंस रेट है वह क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वह क्या होगा, इसकी जो है ना इसमें क्या होता, सबस्ट्रेट की सांद्रता में काफ़ी अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया की गति जो है उतनी नहीं बढ़ पाएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कि इंजाइम्स की सांद्रता यानी कंसंट्रेशंस ऑफ इंजाइम्स है कि इंजाइम्स जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन धीरे धीरे क्रिया में प्रयुक्त पूर्ण सबस्ट्रेट इंजाइम से मिलकर इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इसके बाद यदि अतिरिक्त इंजाइम्स उपयोग किया जाता है तो क्रिया की दर में बढ़ोतरी नहीं होती हैं। ये इंजाइम्स जो हैं, इंजाइम्स क्या होता है, इंजाइम्स के क्या गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, इंजाइम्स की क्रियाविधि क्या है, इंजाइम्स का वर्गीकरण क्या है और इंजाइम्स को प्रभावित करने वाले जो हैं कौन कौन से कारक होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा जो आपके 2025 सेशन वाले जो बच्चे हैं, 2022 से 25 सेशन वाले जो ओल्ड सेशन वाले बच्चे हैं, जिसका जो है आपका बॉटनी ऑनर्स है और पेपर 5 है, तो इसमें हम लोगों का जो है तो जो बच्चे जो है 2022 से 2025 सेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए खास करके जो है यहाँ पर जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इंजाइम्स क्या होता है, इंजाइम्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इंजाइम्स का क्या क्लासिफिकेशंस है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल रहने वाला है आप सबों के लिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि जो है और ये जो है आपकी परीक्षा में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो अपने साथी के साथ भी जो है शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।